हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ फाइल वगैरह सब आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, तो आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए पहले क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर का, फिर आज की करंट अफेयर देखेंगे। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्सटैपेन ने जीत लिया है। और अभी इसरो ने रीयूजेबल वाहन का सफल परीक्षण कर लिया है। LEX नाम रखा गया है इसका। इटली में अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ऑफिशियल कार्यों के लिए। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच में सेलिनेक्स अभ्यास का अभी 10वां संस्करण शुरू हुआ है। और अभी हाल ही में नंदिनी दास ने कोर्टिंग इंडिया नाम से एक बुक लिखी हुई है। नॉर्वे में दुनिया की पहली लिक्विड हाइड्रोजन संचालित नौका MF हाइड्रा की लॉन्चिंग करी गई। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बन गए हैं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। और मियामी ओपन का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीत लिया है। नासा के नए मून टू मार्स मिशन के लिए अभी हाल ही में भारतीय मूल के अमित क्षत्रिय को अध्यक्ष बनाया गया है, प्रमुख बनाया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, चीन ने किस भारतीय राज्य के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो अभी रिसेंटली दोस्तों चाइना ने अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का एक राज्य है, यहां पर चाइना ने 11 स्थानों के नाम बदल डाले हैं। और इसको लेकर के फिर से हो गई है कंट्रोवर्सी स्टार्ट। देखो, ये कई बार ऐसा पहले भी कर चुका है चाइना। अरुणाचल प्रदेश को ये अपना तिब्बत का हिस्सा मानता है, दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है चाइना, जबकि ये भारत का राज्य है। और 1914 से ही, मतलब आज से नहीं, 1914 से ही जब अंग्रेजों ने डिसाइड कर दिया था, मैकमोहन लाइन खींची थी, तो उसी टाइम से डिसाइड हुआ था कि पूरा बॉर्डर लाइन क्या क्या होगी। लेकिन उसके बावजूद चाइना की विस्तारवादी नीति जो है, देखो ये फैलते फैलते चला आ रहा है। उसके बाद फिर तिब्बत पर कब्जा कर लिया 1959 में। और अब क्लेम करता है कि साउथ तिब्बत का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। वहां के कई स्थानों के नाम ये समय समय पर बदलता रहता है। कभी पर्वत की चोटियों के नाम बदलता है, कभी नदियों के नाम बदलता है, कभी गांवों के नाम बदलता है। ऐसे ही यहाँ पर भी किया है। इससे पहले ये 2017 और 2021 में भी ऐसा चीज अटेम्प्ट कर चुका है। यहाँ पर देखो, जो 11 स्थान के नाम बदले हैं, इनमें 2 आवासीय क्षेत्र हैं, यानी कि जहां पर लोग रहते हैं। 2 भूमि क्षेत्र हैं, जहां पर कोई रहता तो नहीं है, लेकिन वो एरिया है, बहुत दूर में खाली ही है। 5 पर्वत शिखरों के नाम बदले हैं, चोटियों के नाम, और 2 नदियों के नाम इसने बदले हैं। जब भारत की बात करी जाए तो भारत का रुख हमेशा विरोध वाला ही रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, अरुणाचल प्रदेश तो अपना अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, जो कि पहले NEFA नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, आगे चल करके इसे पूर्णतः भारतीय राज्य का दर्जा मिल गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 23वां और 24वां राज्य बना था। इसके बारे में मैंने आपको बताया ही है कि भारत, आप मैप्स ऑफ इंडिया नाम की जो हमारी वीडियो है उसको देखिएगा, उसमें कैसे कैसे कौन कौन से राज्य ऐड हुए, पूरा का पूरा मैंने बताया हुआ है। तो फिलहाल मैकमोहन रेखा, जो 1914 में ब्रिटिश शासकीय अधिकारियों के द्वारा लाइन खींची गई थी, जिसे LAC के नाम से भी जाना जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर से बनाता है, तो इस रेखा को भारत मानता है, जो कि 1914 से ही खींची गई है। तो यहां पर भारत कड़ा विरोध कर रहा है इसका। अब चलिए थोड़ा सा वर्ल्ड मैप में हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं, ये बॉर्डर कहां पर क्या दिक्कत आई है। उसके बाद हम लोग अरुणाचल प्रदेश राज्य की बात करेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ पर आप देखो, जूम इन कर रहा हूं मैं, अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलोगे, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ये ऊपर चाइना है पूरा, ये भारत है, ये भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर अगर आपको दिखे, ये तवांग दिख रहा है ना, ये तवांग जो है, यहीं पर अभी इंसिडेंट हुआ था एक कुछ दिन पहले ही, जब चर्चे में आया था तवांग घाटी इंसिडेंट। एक्चुअली में अभी देखो, भूटान, चाइना और इंडिया, ये तीनों के देशों के पास में पड़ता है एरिया तवांग। और अभी याद होगा आपने, अगर न्यूज आर्टिकल्स वगैरह देखे होंगे, न्यूज वगैरह पे काफी ज्यादा ये बात फैली थी कि भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग, वो अपनी बात से मुकर गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये तीनों देश का हिस्सा है, मतलब तीनों देशों को मिलकर के बातचीत करनी चाहिए इस पर। ठीक है, यहाँ पर भारत क्लेम करता है कि ये वाला अपना बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर खींचा गया है ना, ये अपने हिसाब से, यानी इंडिया के हिसाब से ये बॉर्डर है। जबकि तिब्बत या कहे कि चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका साउथ तिब्बत का एरिया है,
देखो ये तिब्बत हुआ करता था, अब ये इसका साउथ एरिया जो है ना, साउथ तिब्बत का, ये अरुणाचल प्रदेश को अपना क्लेम करता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। क्लियर? तो ये अरुणाचल प्रदेश है और ये सारी चीजें विवाद है। जबकि भारत और चीन के बीच में ये जो लाइन है ना, ये बॉर्डर है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये सिक्किम का इधर एरिया ले लो थोड़ा सा, फिर नेपाल के बाद इधर ये जो एरिया है, इसे कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या कह दो मैकमोहन रेखा। चलिए अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और डीपली जाकर के देखते हैं कि भारतीय राज्य है तो भारतीय राज्य के हिसाब से क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं। तो ईटानगर तो इसकी राजधानी है और मैप में आप देखोगे ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य है। और यहाँ के CM है पेमा खांडू, बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। झीलें हैं संगस्तर झील, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, कमलांग टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व है, बहुत पूछा जाता है, और नामदफा भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पर बुइया छालो लोक नृत्य है, बोमडिला, यांगयाप और दिफू ये प्रमुख दर्रा है, और ये दर्रा भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ तवांग घाटी में अभी वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इस वजह से तवांग घाटी भी याद रखेंगे। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। गलती से भी इसे लद्दाख मत बोल देना, लद्दाख में तवांग नहीं है, लद्दाख में गलवान है, ठीक है ना। गलवान घाटी में भी 2020 में जो भारत और चाइना के सेनाओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे, तो वो गलवान घाटी है लद्दाख में, और तवांग घाटी कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर तवांग घाटी है। ठीक, चलो, तो दोनों भारत और चाइना के बीच में दोनों बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। जिलों की संख्या 25, विधानसभा 60 सीटें, और लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 सीट जाती है यहाँ से। राजकीय पशु मिथुन, राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्निबल, और राजकीय पुष्प है रेटुसा। अगला, हाल ही में फ्रांस ने बास्टिल डे परेड के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है? तो फ्रांस ने अपने बास्टिल डे परेड के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया हुआ है। PM मोदी जाएंगे फ्रांस, वहां की बास्टिल डे परेड को देखेंगे। जैसे अपने यहाँ 26 जनवरी की परेड होती है ना, तो एक एक मुख्य अतिथि बुलाया जाता है कि आओ हमारे यहाँ की परेड देखो गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ 2023 के 26 जनवरी के इवेंट में किस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, यहाँ पर फ्रांस में जो बास्टिल डे परेड होने वाला है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बार इन्वाइट किया गया है। ये 14 जुलाई को होगा। बास्टिल डे परेड दोस्तों, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना, तो उसमें एक बहुत ही अहम मोड़ आया था। बास्टिल कारागार के तबादले की घटना हुई थी, तो इसको लेकर के वहां पर बास्टिल डे परेड आयोजित किया जाता है एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष ये आयोजित किया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। चलिए वर्ल्ड मैप में फ्रांस के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आना है आपको यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोप में आप आओगे तो यहाँ पर बड़े देशों में आपको फ्रांस भी दिखेगा, फ्रांस इवन सबसे बड़ा देश आपको दिखेगा। ये रहा फ्रांस, पेरिस इसकी राजधानी है, और पेरिस जैसे ही आए तैसे आपको 3 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो पेरिस में FATF का हेडक्वार्टर है, एक यहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, और एक यहाँ पर फीफा की स्थापना भी हुई थी। यूरो यहाँ की करेंसी है। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन, नासा की घोषणा के अनुसार चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए चुने गए व्यक्ति का क्या नाम है? तो नासा ने अभी हाल ही में आर्टेमिस 2 मिशन के लिए 4 व्यक्तियों को चुना है, और ये 4 व्यक्ति कौन कौन है? जेरेमी हैंसन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और रीड वाइसमैन। ये 4 जो व्यक्ति हैं सभी जाएंगे चंद्रमा पर। कहां पर? चंद्रमा पर जाएंगे, और इसके लिए आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च करने वाला है नासा। कब लॉन्च करेगा? ये 2024 में मिशन लॉन्च होगा। इसमें नासा की मदद करेगा कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो कनाडा की स्पेस एजेंसी और अमेरिका की स्पेस एजेंसी दोनों मिल करके ये मिशन लॉन्च करेंगी, और इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा, ठीक है ना, चंद्रमा पर भेजा जाएगा। नवंबर 2024 में ये मिशन लॉन्च होगा। नासा आया है, नासा से रिलेटेड अभी पिछले दिनों में कई सारे क्वेश्चन आए। जैसे कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि नासा मून टू मार्स मिशन लॉन्च कर रहा है, जिसमें अमित क्षत्रिय को बनाया गया है अध्यक्ष। इसके अलावा नासा ने अभी एक सूर्य पर एक कोरोनल छिद्र की घोषणा की है, खोज की है कि पृथ्वी से 30 गुना बड़ा एक छिद्र है, वहां पर एक ब्लैक स्पॉट है, कह सकते हैं बेसिकली। नासा जो है ये निसार सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है इसरो की मदद से। तो इसरो के पास सैटेलाइट भेज दिया है इसने,
निसार नाम का, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नाम से, ठीक है। और नासा जो है ये परसेवरेंस मिशन लॉन्च किया था मंगल ग्रह पर। पार्कर प्रोब मिशन इसका है सूर्य की तरफ जो जा रहा है, ठीक है। पार्कर प्रोब, सोलर पार्कर प्रोब जिसे कहते हैं। ओके, किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की? तो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने गर्मी से निपटने के लिए कूल रूफ पॉलिसी की घोषणा करी हुई है। ये जो कूल रूफ पॉलिसी है ना, ये टेम्परेचर को कम करने को लेकर के है। तेलंगाना में 2023 से लेकर के 2028 तक चलने वाली पॉलिसी लॉन्च करी गई है। इसके तहत हैदराबाद में 5 स्क्वायर किलोमीटर और उसके आसपास के एरिया को भी मिला दें अगर, तो 7.5 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को कूल रूफ देने का लक्ष्य रखा गया है। कैसे होगा? देखो, इसमें क्या किया जाएगा, शहरी इलाकों में तापमान कम करने के लिए कुछ ग्रीन रूफ चीजें लगाई जाएंगी, कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे कि लोग सोलर जो आता है, सनलाइट जो आती है, उससे प्रोटेक्ट हो सके, उससे प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को। अभी एक और मैं टेम्परेचर को लेकर के ही एक रिपोर्ट और एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आगे चल करके, जिसमें बताया जाएगा कि कौन सा देश कितना ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है पिछले कुछ 100 सालों में, ठीक है। तो पृथ्वी का टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, इसमें नो डाउट। पृथ्वी का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसको बढ़ाने में कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग और हम और आप की के द्वारा जो ये प्रदूषण उत्पन्न किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल निभा रहा है। तो यहाँ पर तेलंगाना ने भी ऐसा ही कुछ किया है फिलहाल के लिए, जिससे कुछ गर्मी से राहत मिल सके। तेलंगाना अगर आप देखोगे तो हैदराबाद राजधानी है, तेलंगाना यहाँ पर पड़ जाता है। यहाँ के सीएम है टीआरएस पार्टी के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। यहाँ पर झीलों की बात करें तो हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील है, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है और इसके अलावा यहाँ पर चित्तीदार हिरण जो है राजकीय पशु है, इंडियन रोलर राजकीय पक्षी, टंडेगेडू यहाँ का राजकीय पुष्प है। जिलों की संख्या 33, विधानसभा 119, लोकसभा 17, राज्यसभा 7 सीट। अगला, खाद्यान्न कार्य इंतजार नहीं कर सकता, इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ये अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता या कहें अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 4 अप्रैल को। तो 4 अप्रैल को मनाया गया ये खाद्यान्नों के खतरों को अवेयर करने के लिए। तो वो खाद्यान्न मतलब कि जो खुदाई होती है, जो खाने होती है ना, उसमें क्या होता है कि बहुत ही डीप जा करके खुदाई की जाती है। कभी-कभी पहाड़ों पर्वतों के नीचे, कभी-कभी बहुत डीपली सुरंग होती है, वहाँ पर नीचे जा कर के। तो बहुत सारे केसेस मामले सामने आते हैं। देखो, नो डाउट खादानों से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कभी सोना मिलता है, कभी बहुत सारी धातुएँ मिलती हैं, जैसे अभी लिथियम की घोषणा की गई थी कि जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला है, उड़ीसा के 3 शहरों में सोने का भंडार पाया गया है। यहाँ से तो बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत खतरा भी रहता है। क्या खतरा रहता है? अगर सही प्रोटेक्शन, सही इक्विपमेंट के साथ नहीं जाओगे, तो नीचे कभी-कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा गैसें भी होती हैं, खतरनाक गैसें होती हैं, जिनकी वजह से वहाँ के जो कर्मी होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कभी-कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी-कभी वो जहाँ पर खुदाई हो रही होती है, जिस पर्वत के नीचे, जिस पहाड़ के नीचे, वही धँस जाता है। तो बहुत रिस्की भी होता है। तो खादानों के बारे में, खानों के बारे में, इसी सब चीज़ों के बारे में, प्रोटेक्शन को लेकर के और भी जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको, उनके खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम रखी गई है माइन कांट वेट, खाद्यान्न कार्य का इंतजार नहीं करता। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की भी एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र खान कार्रवाई सेवा, 1997 में स्थापित हुई थी। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है। अध्यक्ष हैं एलन कोहन। आगे, हाल ही में किस राज्य के 11 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया? तो दोस्तों, इस साल उत्तर प्रदेश के 11 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, जिनमें से 4 तो अभी रिसेंटली दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 4 जो हैं, बनारस के क्षेत्र से हैं, काशी क्षेत्र से रिलेटेड 4 प्रोडक्ट हैं, जिनको अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम का, बनारसी पान अमंग 4 बनारसी प्रोडक्ट गेट जीआई टैग, जिसमें बनारसी पान भी शामिल है। बनारसी पान आपने सुना ही होगा, खई के पान बनारस वाला, तो वही है एक प्रोडक्ट। तो इसमें बनारसी लंगड़ा आम भी है, रामनगर भंटा है, बनारसी पान है, आदम चीनी चावल, ये 4 प्रोडक्ट काशी क्षेत्र से हैं, जिनको अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। बाकी 7 उत्पाद जो हैं ये ओडीओपी में भी शामिल है। ओडीओपी आप जानते हो, उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही बेस्ट योजना है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना। तो 7 तो वो हैं, 4 ये हैं।
तो टोटल 11 जो हैं ये इसी साल के उत्तर प्रदेश के जीआई टैग हैं, जिसमें 4 अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है। जीआई टैग के बारे में अगर बात करें तो 1999 में संसद में इसके लिए बिल लाया गया था। 2003 में ये बिल अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया, और 2004 में पहला प्रोडक्ट बन गया दार्जिलिंग की चाय, जिसे मिल गया जीआई टैग। जीआई टैग बोले तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अगर किसी प्रोडक्ट की वजह से कोई एरिया पहचाना जाने लगता है तो उस प्रोडक्ट को और उसकी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए, उसकी ख्याति बढ़ाने के लिए, उसको ग्लोबल मार्केट प्रोवाइड करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग मिलने के बाद से उसकी ब्लैक मार्केटिंग रुक जाती है, किसानों को अच्छा लाभ होने लगता है, आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो प्रोडक्ट तो पॉपुलर हो ही जाता है। क्लियर। अभी कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि कांगड़ा चाय, जो कि हिमाचल प्रदेश का प्रोडक्ट है, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया था, यूरोप में जीआई टैग मिला था, याद रखेंगे आप उसे भी। अगला, हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में नीरज निगम। देखो, आरबीआई के 4 होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक होता है गवर्नर, एक होता है गवर्नर। गवर्नर तो आप जानते हो भली भांत, 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, तो वो तो गवर्नर है। लेकिन यहां पर नियुक्त किए गए हैं कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, नीरज निगम। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे द हिंदू का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट्स नीरज निगम एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब देखो ये क्या क्या संभालेंगे, कौन कौन सा विभाग? ये शिक्षा और संरक्षण सहित 4 विभाग की देखभाल करेंगे। भोपाल क्षेत्र के कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय की ये अभी आरबीआई में प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। आरबीआई के गवर्नर को ही अभी गवर्नर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था, कुछ दिन पहले ही, याद होगा ना आपको, गवर्नर ऑफ द ईयर का इनको अवार्ड मिला था। और बैंक ऑफ द ईयर यूक्रेन के सेंट्रल बैंक को मिला था अवार्ड। बाकी आरबीआई स्थापना दिवस अभी 1 अप्रैल को मनाया गया, तो आरबीआई के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई ही थी। जैसे 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, आगे चल करके 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे और सीडी देशमुख इसके पहले भारतीय गवर्नर हुए। आगे देखते हैं। अच्छा, क्लास दोस्तों डेली चल रही है, आज पार्ट 3 आएगा। करंट अफेयर रिवीजन जबरदस्त तरीके से आपका कराया जा रहा है, लोगों को पसंद भी आ रही है, बिना किसी बकवास के पूरा का पूरा डिटेल कंटेंट होता है। आप अगर लाइव नहीं जुड़ पाते हो तो बाद में भी क्लास देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच में कोई भी बहस, कोई भी बातचीत इधर उधर नहीं की जाती है, तो आप बाद में भी क्लास अच्छे से देख सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं लगेगी, आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप क्लास देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो। और क्लास अगर जुड़ जाते हो क्लास में तो और भी मजा है, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो और आपको अच्छा लगेगा ही सबके साथ में पढ़ने का, ठीक है। तो डेली 11 बजे आना है, आज भी 11 बजे आना है आपको पार्ट 3 के लिए, ठीक है। जुलाई से लेकर के अप्रैल का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं शानदार तरीके से, 50-50 क्वेश्चन पर डे पढ़ाया जाता है। इंतजार करूंगा, यूट्यूब पर फ्री में क्लास होती है। आगे, भारत और किस देश के बीच कोप इंडिया सैन्य अभ्यास होगा? तो भारत और अमेरिका के बीच में कॉप इंडिया सैन्य अभ्यास शुरू होने जा रहा है। कब से? 10 अप्रैल से, इसी साल 10 अप्रैल से, अभी कुछ दिन बाद ही ये शुरू हो जाएगा कॉप इंडिया एक्सरसाइज। भारत और अमेरिका के बीच में होता है और एयरफोर्स के बीच में होता है, यानी कि एयर एक्सरसाइज है ये। तो इसमें देखो भारतीय वायुसेना की तरफ से कौन कौन हिस्सा ले रहा है? सुखोई 30 MKI। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो F-15 स्ट्राइक ईगल ये फाइटर जेट है अमेरिका का, और इसी सीरीज का एक फाइटर प्लेन यानी F-16 कर लें, इसी सीरीज का ही है। F-15 ये है, ये F-16 है। F-16 जो है वो पाकिस्तान को बेचा हुआ है अमेरिका, ठीक है ना। अमेरिका बेचा है किसे? पाकिस्तान को। अभिनंदन वर्धमान याद है ना, F-16 ही तो गिराए थे वो, ठीक है। और सुखोई सुखोई 30 MKI जो है ये रसिया का है, और रसिया का ये जो जहाज है इंडिया यूज करता है। तो एक प्रकार से, और अमेरिका को रसिया वाले से दिक्कत है, भारत को पाकिस्तान से दिक्कत है, तो एक प्रकार से ये दोनों देश इन दोनों फाइटर प्लेन के साथ करेंगे अभ्यास। फिलहाल वो तो बात की बात है, कहां पर होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर ये आयोजित किया जाएगा। 10 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा है। एक्सरसाइज कॉप इंडिया जो है, शुरुआत इसकी 2004 से करी गई थी, इसको मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2004 से, ठीक है, और ग्वालियर में हुआ था मध्य प्रदेश में। पिछला संस्करण तो 2019 में हुआ था। भारत और अमेरिका के बीच में और कौन कौन से अभ्यास होते हैं? एक तो युद्ध अभ्यास नाम का अभ्यास होता है, संगम 2022 हुआ था, अभी संगम नाम का अभ्यास हुआ था।
रिम्पैक हुआ था, रिम्पैक भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। वज्र प्रहार अभ्यास 2022, ये सब भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले सैन्य अभ्यास हैं। आगे देखते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2024 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो वर्ल्ड बैंक ने एक नया अपना प्रोडिक्शन जारी किया है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, मतलब अगले क्या, यही वाला जो चल रहा है। तो 2023-24 जो होगा फाइनेंशियल ईयर, इसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान इन्होंने बताया 6.3%। पिछली बार बताया था इन्होंने 6.6%, उससे घटा करके 6.3% का अनुमान इन्होंने कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। ठीक है, तो जीडीपी अब घटी है। जीडीपी होता क्या है इसके बारे में समझ लो। जीडीपी बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में उत्पादित किए जाने वाले सभी वस्तुओं और सेवाओं को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी देश की सीमा के भीतर के होने वाली चीजों के बारे में होना चाहिए। ठीक है, और अगर जब जीएनपी की बात की जाएगी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, तब क्या होगा कि किसी एक देश के द्वारा कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है। अब वो प्रोडक्शन भले ही उस देश में ही हो या फिर और भी देशों में हो रहा हो, सबको कैलकुलेट किया जाएगा कि उस देश के द्वारा यानी इंडिया के द्वारा कहां कहां पर कितना उत्पादन हो रहा है, वो होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, वो उस देश का उत्पाद है। जबकि जीडीपी क्या है कि घरेलू उत्पाद है, यानी हमारे घर में कितना ज्यादा उत्पादन हो रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ये होता है। ठीक, वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें, इसको बहुत ही अच्छे से आप, फिलहाल एक एग्जांपल और है, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो। जीएनपी मतलब समझना कि मेड बाय इंडिया, मेड बाय इंडिया, और जीडीपी मतलब समझना मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। बहुत ज्यादा डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप आ जाइए इकोनॉमी की क्लास में, आपको और अच्छे से समझाया जाएगा। वर्ल्ड बैंक 1945 में स्थापित हुआ था, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार तापमान में वृद्धि के मामले में भारत किस स्थान पर है? यही क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तापमान वृद्धि को लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई हुई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि तापमान वृद्धि को लेकर के भारत जिम्मेदार है 5वें देश के रूप में, यानी कि 5वां सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने में योगदान दिया है भारत ने। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन बढ़ाया है पृथ्वी का? अमेरिका, यूएसए। यूएसए इतना ज्यादा ये इंडस्ट्रीज वगैरह चलाता है या जो भी चीजें चलाता है, इस वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने में इसने योगदान दिया है। यहाँ पर देखो, इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 0.08 डिग्री सेल्सियस, 0.08 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम इंडियंस ने बढ़ा दिए हैं इस धरती के। अभी आप सोचोगे ये तो बहुत नाम मात्र है। अरे भैया, ये केवल एक देश का देख रहे हो, सभी देशों का देखोगे तो होते होते कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया है, और वो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। ऐसे ऐसे अभी देखो, ये तो बात किया गया है कि अभी 1850 से लेकर के 2021 तक की। ठीक है, मतलब आप मोटा मोटा जानो कि कितना 50 20 70 100 170 सालों की बात की जा रही है। तो 170 सालों की में इतना बढ़ गया है भारत के द्वारा। अमेरिका ने वहीं पर 0.28 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है, जिसमें 17% का योगदान इसका है। चाइना 0.20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है, ब्राजील 0.08 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे देश मिलकर के इतना टेम्परेचर बढ़ा दिए हैं, जिसमें CO2 की मात्रा देखो, CO2 की वजह से 1.11 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, CO2 का इतना इमिशन हुआ है। मीथेन का इतना इमिशन हुआ है कि जिससे 0.41 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड इतना बढ़ा है। अब देखो, टेम्परेचर बढ़ने से एक और घाटा, ग्लोबल वार्मिंग तो है ही, ओजोन को तो फर्क पड़ ही रहा है, उससे नुकसान हो ही रहा है। साथ ही साथ ग्लेशियर भी पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं तो समुद्र का स्तर बढ़ता है, समुद्र का स्तर बढ़ता है तो फिर जावा और सुमात्रा जैसे द्वीप जो हैं, या फिर लक्षद्वीप जैसे ले लो, जकार्ता जैसे राजधानी डूब जा रही है इंडोनेशिया की। ठीक है, राजधानी बदलना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे द्वीप जो हैं वो अगले 50 सालों में डूब जाएंगे। ठीक है, तो ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो। फिलहाल भारत जो है ये 5वें स्थान पर। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, तैयार हुआ है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास भी, और रियल कंटेंट अगर चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कल मैंने पूछा था आपसे नोटबंदी के समय आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो उर्जित आर पटेल थे। भारतीय राज्य त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आज आपको क्या बताना है, 100 से भी ज्यादा फॉर्मूला 1 रेस जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? निम्न में से किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है?
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एमजेटी ऐप पर जाकर के इसकी क्विज वगैरह डाउनलोड कीजिए। और ई बुक आ चुकी है मार्च महीने की, तो मार्च महीने का जिन जिन लोगों ने ई बुक नहीं लिया है, आप मंथली ई बुक ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी भी स्टैटिक वगैरह की भी ई बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सीजीएल के लिए जीएस बैच जल्द ही अनाउंस होने वाला है, तो जिनको ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन कर सकेंगे एमजेटी ऐप पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।